हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ए क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी सर्किट थ्योरी की फोर्थ क्लास है और पीछे की 3 क्लासों में आपने सर्किट थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट पढ़ दिए थे। बेसिक कंसेप्ट के अगर अंदर आपने बात करें तो आप लोगों ने जो है वो सर्किट थ्योरी के अंदर बेसिक एलिमेंट पढ़ दिए थे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में पढ़ दिया था। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, यानी कि सर्किट थ्योरी में नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, नेटवर्क अपने पास में वो सर्किट है जिसके अंदर मोर देन 2 एलिमेंट्स जुड़े हों या दो से अधिक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या इंडक्टर जुड़े हों तो उसे अपने क्या कह सकते हैं, एक नेटवर्क कह सकते हैं। बेसिकली नेटवर्क 2 टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। ठीक है, वो अपने बाद आगे जाके पढ़ेंगे। अभी अपने सिर्फ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में डीसी नेटवर्क जो है उसको डिटेल से, फिर उस एसी को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क को समझने से पहले आपको 3 बेसिक एलिमेंट जो है उनको पढ़ना होगा। 3 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, जिनको हिंदी में प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं, जो मेन चीजें हैं। एलिमेंट आपके पास 3 है, 3 एलिमेंट है आपके पास। कौन कौन सा है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको R से शो किया जाता है और इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। दूसरा आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट आपके सामने है रेजिस्टेंस है, सेकंड आपने नाम सुना होगा इंडक्टर। इंडक्टर का ही गुण इंडक्टेंस होता है जिसको L से शो किया जाता है। और इंडक्टर जो होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, एक कुंडली होती है। और तीसरा आपने सुना होगा नाम कैपेसिटर का। कैपेसिटर, कैपेसिटर जो होता है उसको कैपेसिटेंस C से शो किया जाता है और सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है कैपेसिटर का। ठीक है, ये 3 एलिमेंट अपने को बेसिक पढ़ने हैं नेटवर्क को पढ़ने से पहले। फिर सेकंड की बात करते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है। अगर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो तो आप बोलोगे ओम होती है, सभी ने पढ़ा हुआ है ओम। इंडक्टर की यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है, इसको H से शो किया जाता है। और कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है वो फैरड होती है, फैरड, इसको F से शो किया जाता है। फैरड जो है इसकी सबसे बड़ी यूनिट है, जबकि आपकी कैपेसिटेंस जो होती है उसको माइक्रोफैरड और मिलीफैरड में या नैनोफैरड या पिकोफैरड में लिया जाता है। ठीक है, यूनिट के बाद में 3 आपके पास बेसिक कंसेप्ट हैं। वोल्टेज, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज, करंट और पावर। रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कैसे शो करेगा, करंट कैसे शो करेगा और पावर कैसे शो करेगा। अगर रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज की बात करें तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है V बराबर I इंटू R से ये रेजिस्टेंस वोल्टेज को शो करता है। करंट को ये शो करता है I बराबर V अपॉन R, ये आपने ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है। और पावर शो करता है P बराबर V इंटू I या फिर P बराबर I स्क्वायर इंटू R। इस टाइप से आपका रेजिस्टेंस जो है वो पावर, करंट और वोल्टेज को शो करता है। अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर वोल्टेज को शो करता है V बराबर L डी आई अपॉन में dt, इस प्रकार से शो करता है, सभी ने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, यहां पर कई बार EMF भी लिखा होता है, V बराबर L डी आई अपॉन में dt। या इंडक्टर शो करता है V बराबर I इंटू में XL, क्योंकि आपका जो इंडक्टर होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस के जैसा ही एक गुण होता है जिसको XL बोलते हैं। XL जो होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रेरकीय प्रतिघात। और अगर इसको थोड़ा और अपने खोलना चाहे तो लिख सकते हैं V बराबर I इंटू 2πfL, क्योंकि आप सभी को पता है XL का जो मान होता है वो क्या होता है, 2πfL। ठीक है, और अगर इंडक्टर के अंदर करंट की बात करें तो करंट होता है I बराबर V अपॉन में XL, या इसको लिखा जा सकता है I बराबर V अपॉन में 2πfL। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी मैं कहां से लिख रहा हूं, क्योंकि XL जो होता है उसका मान 2πfL होता है। और अगर पावर की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा P बराबर I स्क्वायर XL, या फिर आप शो करते हो P बराबर हाफ LI स्क्वायर। इस तरीके से जो आपका इंडक्टर है उसके अंदर शो की जाने वाली पावर को लिखा जा सकता है। फिर बात आती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर के अंदर अगर आप वोल्टेज की बात करो तो कैपेसिटर की वोल्टेज को लिखा जाता है V बराबर I इंटू में XC, या आप लिख सकते हो V बराबर I अपॉन में 2πfc। अब आप कहोगे सर ये 2πfc कहां से आ गया, तो मैं आपको बता देता हूं यहां थोड़ा सा, फिर आपको पता होगा कि XL
एक्स सी जो होता है 1/2πfc होता है। सभी को ध्यान में होता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो 1/2πfc होता है, वही वैल्यू मैंने वहां पर रखी है। और अगर धारा की बात करें तो धारा क्या हो जाएगी, I बराबर V अपॉन में एक्स सी, ठीक है। और अगर इसको और खोलना चाहें तो ये हो जाती है I बराबर V इंटू में 2πfc। और अगर पावर की बात करें तो P बराबर हो जाता है I इंटू में एक्स सी, या P बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। इस प्रकार से आपने ये पढ़ा होगा, हाफ सी वी स्क्वायर पावर पढ़ी होगी, पावर डिस्पैच बाय कैपेसिटेंस, पावर डिस्पैच बाय रेजिस्टेंस और पावर डिस्पैच बाय रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है आपका एलिमेंट के अंदर, जो तीन एलिमेंट है आपके पास, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, इसका जो रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो आपने लिखा होगा R बराबर V अपॉन में I। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है XL इक्वल टू 2πfl, और इसका रेजिस्टेंस होता है XC बराबर 1 अपॉन में 2πf इंटू सी, ठीक है। यानी कि आपको नेटवर्क पढ़ने से पहले इन चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में आप नेटवर्क थ्योरी को जो है वो क्या कर पाएंगे, कंप्लीटली समझ पाएंगे, ठीक है। अब अपने बात करते हैं नेटवर्क थ्योरी के बाद में, अब आगे अपने जो है वो बात कर लेते हैं डीसी नेटवर्क की। डीसी नेटवर्क क्या होते हैं, आई होप आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा रिमेंबर रखना है लंबे टाइम के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क का। फिर देखो अपने बात करते हैं डीसी नेटवर्क। डीसी नेटवर्क कौन से होते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। डीसी नेटवर्क वो होते हैं जिनके अंदर प्योर रेजिस्टिव सर्किट जुड़े हों, या प्योर रेजिस्टिव सर्किट को ही अपने ये कह सकते हैं कि ये डीसी नेटवर्क है। और डीसी नेटवर्क को सॉल्यूशन के लिए जो मेथड अपने यूज करते हैं वो मेथड अपने पास है, पहले उनको समझ लेते हैं अपने, उसके बाद जो है वो आगे की क्लासेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं डीसी नेटवर्क। डीसी नेटवर्क, और डीसी नेटवर्क के अंदर दो सर्किट मेनली आते हैं। पहला सर्किट जो है वो आपके सामने है सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। किस तरीके से डीसी नेटवर्क को हल किया जाए, उसमें पहला मेथड आता है रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि रेजिस्टेंसों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका एक सर्किट बन जाए, रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम संयोजन। तो अपने पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसके बाद में अपने जो है वो नोडल एनालिसिस और जो लूप अपने पास है उसके मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया रेजिस्टेंस का ऐसा संयोजन जिसमें पहले रेजिस्टेंस को मैं R1 से शो कर देता हूं, द्वितीय सिरा दूसरे रेजिस्टेंस यानी R2 के प्रथम सिरे से जुड़ जाए, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है उसको अपने क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। और एक और बात कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाह होती है, या आपने ये कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा को केवल एक ही मार्ग होता है, ये लाइन उचित रहेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को एक ही मार्ग होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर आप पहचानना चाहो तो कैसे पहचानोगे
कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा संयोजन है जिसके अंदर पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ जाए तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। या फिर अपने ये कह सकते हैं कि अगर धारा को केवल एक ही पाथ है तो वो भी अपने पास में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर यहां बनाना चाहें अपने रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन तो इस प्रकार से अपने शो कर सकते हैं कि ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस R1 है, ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस R2 है और ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, सपोज करते हैं अपने, और यहां जो करंट फ्लो कर रही है वो मेरे पास I है, करंट जो फ्लो कर रही है वो I है। रेजिस्टेंस R1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है, रेजिस्टेंस R2 पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V2 है और रेजिस्टेंस R3 पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V3 है और टोटल वोल्टेज जो अपने पास है वो यहां पर क्या रहेगी, V रहेगी। ठीक है, और अगर आप इसको समझना चाहे तो इस तरीके से आप देख भी सकते हो कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ जाए तो उसको अपने सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। या अपने ये भी कह सकते हैं कि अगर धारा को एक ही मार्ग है तो वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और आप यहां देख भी पा रहे हो कि करंट को आपके एक ही मार्ग है, R1, R2 और R3 तीनों से जो करंट फ्लो कर रही है वो एक ही करंट फ्लो कर रही है, इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि ये जो सर्किट आपके सामने बना हुआ है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा अपने जानना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में तो मेनली जो पहला पॉइंट है वो करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन समान श्रेणी क्रम संयोजन में धारा की अगर बात करें तो अपने ये कहेंगे कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में एक समान धारा का प्रवाह होता है। क्या कह सकते हैं अपने, सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेजिस्टेंस में एक समान धारा का प्रवाह होता है तो अपने ये कह सकते हैं कि टोटल I इक्वल होगा I1 इक्वल होगा I2 के और इक्वल होगा I3 के। ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये करंट का है, रेजिस्टेंस से कितने भी जुड़े हो जो रेजिस्टेंस जो कुल करंट होगी वो सभी रेजिस्टेंस में एक समान होगी। ठीक है, सेकंड अगर अपने बात करें वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के अंदर आप सभी को पता है कि इस नेटवर्क में टोटल वोल्टेज जो है वो सभी वोल्टेज सोर्स जो या सभी जो रेजिस्टेंस है उन पर वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहां जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से ये जो एक्सप्रेशन शो कर रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या विभवांतर के अंदर विभवांतर को शो कर रहा है। और थर्ड अगर अपने बात करें इस प्रकार से तो थर्ड अगर आप बात करोगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आप लोग देखोगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN, यानी कि ये कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होता है या कुल रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सभी रेजिस्टेंस का बीजगणितीय योग होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा जो है वो बढ़ता है, या रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये इस प्रकार भी आप लिख सकते हो R टोटल इक्वल टू N इंटू में R। ठीक है, यानी N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हो सकते हैं। अगर यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक समान प्रतिरोध होंगे, एक समान प्रतिरोध। अगर एक समान प्रतिरोध आपके सामने सर्किट में जुड़े हुए हैं तो आप सीधा यहां से ज्ञात कर सकते हो R टोटल बराबर N इंटू में R। ठीक है, ये तो हो गया वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट, कंडक्टेंस। यहां मैं नहीं लिखकर यहां लिख देता हूं, डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, यहां लिख देता हूं मैं। इस प्रकार से फोर्थ पॉइंट है अपने पास कंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन,
सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कंडक्टेंस को G से शो किया जाता है, और आप सभी को पता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, तो आपका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने लिख सकते हैं 1 अपॉन में G इक्वल टू 1 अपॉन में G1 प्लस 1 अपॉन में G2 डैश डैश 1 अपॉन में Gn। एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपके सामने जुड़े हो सकते हैं, तो आप इस प्रकार से एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चालकता या कंडक्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। और अब पांचवी जो अगले बात करते हैं वो है पावर डिस्पैच इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर पावर डिस्पैच की बात की जाए तो पावर डिस्पैच आप जो है वो इस प्रकार से निकालोगे, 1 अपॉन में P इक्वल टू 1 अपॉन में P1 प्लस 1 अपॉन में P2 प्लस 1 अपॉन में P3 डैश डैश 1 अपॉन में Pn। इस प्रकार से आप शो कर सकते हो पावर ड्रॉप जो है या पावर डिस्पैच जो है रेजिस्टेंस के अंदर कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, P टोटल इक्वल टू P1 इनटू P2 अपॉन में P1 प्लस में P2। जब दो रेजिस्टेंस जुड़े हो, तीन हो, तो P1 इंटू P2 इंटू P3 अपॉन में P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला आपका यहीं से आया है, कोई अलग नहीं है, इसी से ये फॉर्मूला बना है। इनका अपने एलसीएम लेंगे, ऊपर जब एलसीएम को कंप्लीट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपके सामने रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और अगर श्रेणी क्रम संयोजन की कुछ एप्लीकेशन की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, बोल के बता देता हूं। नंबर 1 की सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आपको मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट का मान जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस, या ऐसे कह सकते हैं, यहां मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ कर देता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन का। फिर अपने कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे की क्लासों में करेंगे अपने। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद अपने जो है नेक्स्ट इन दोनों में अंतर पढ़ लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब अगर प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की अपने बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में आप सभी ने देखा होगा कि रेजिस्टेंस को इस टाइप से जोड़ा जाए, रेजिस्टेंस को इस टाइप से जोड़ा जाए कि सभी रेजिस्टेंसों के एक सिरे, सभी रेजिस्टेंस के एक सिरे बैटरी के सीरीज कॉम्बिनेशन इस प्रकार, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होगा कि सभी रेजिस्टेंस के एक सिरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपके सामने R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहां जो करंट फ्लो करेगी वो I है, ये करंट जो है ये I1 है, ये करंट जो है ये I2 है, और ये जो करंट है आपके सामने ये I3 है। ठीक है, किसी भी सर्किट में जितनी करंट इनकमिंग होगी उतनी ही करंट क्या होती है, आउटगोइंग भी होती है। तो किसी सर्किट में प्रवेश करने वाली धारा और एग्जिट करने वाली धारा जो है वो बराबर होती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब देखो, पहली चीज तो ये कि रेजिस्टेंस इस प्रकार से जुड़े कि सभी रेजिस्टेंस का एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा सिरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाए। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसमें आप देख रहे हो कि करंट को एक मार्ग नहीं है, करंट को एक से अनेक मार्ग हैं। ठीक है, इसलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करंट की बात करें, करंट की बात करें तो आप निकालोगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 या IN। यहां से आप देख सकते हो ये जो धारा है इस नोड से ये तीन अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, I1, I2 और I3। तो अपने कह सकते हैं कि इन तीनों धाराओं का बीजगणितीय योग कुल धारा के क्या होगा, बराबर होगा। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तीसरी अपने बात कर रहे हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर धारा प्रत्येक पथ में क्या होती है, अलग अलग होती है। सेकंड अगर अपने बात करें तो वो वोल्टेज, तो वोल्टेज का जो पॉइंट रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या रहेगा कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट दो ही है आपके सामने, ए और बी। जब पॉइंट आपके सामने दो ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक रेजिस्टेंस पर क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3
वी एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हो सकते हैं। तो अपने कहते हैं ना कि घरों में हमेशा वायरिंग जो है वो पैरेलल में की जाती है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में जो है दो फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये कि प्रत्येक जो डिवाइस है उसको वोल्टेज पूरी मिलेगी। दूसरा ये कि अगर कोई एक डिवाइस खराब हो जाए, सपोज करो ये डिवाइस खराब हो जाए तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी खराब हो जाए तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए घरेलू जो वायरिंग की जाती है वो हमेशा पैरेलल में की जाती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके सामने आ जाता है पैरेलल में रेजिस्टेंस आर। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करें तो आप सभी को पता होगा रेजिस्टेंस 1/R R1 प्लस R2 प्लस R3 या 1/RN, जब रेजिस्टेंस के मान डिफरेंट हो, डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, ये डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, और रेजिस्टेंस अगर सेम है तो R/N हो जाता है सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यानी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो आप इस फॉर्मूले से भी जो है वो क्वेश्चन को कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंडक्टेंस, चालकता, जिसको G से शो करते हैं, और G1 प्लस G2 प्लस G3। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो घटती है तो चालकता की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर चालकता की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पावर लॉस भी क्या हो जाते हैं आपके इसके अंदर बढ़ जाते हैं। ये फोर्थ पॉइंट है और ये फिफ्थ पॉइंट। तो पावर लॉस निकालें, अगर पावर लॉस निकालें तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। तो अपने क्या कह सकते हैं कि पावर ड्रॉप जो होती है या पावर लॉसेस जो होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं हमेशा। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी पढ़ दिए। अब अपने मेन जो चीज है वो पढ़ लेते हैं। कई बार वर्बली या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन से और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो आगे अपने पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें क्या अंतर होता है वो अपने पढ़ देते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक तरफ मैं लिख देता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी तरफ मैं नोट कर देता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, धारा को एक मार्ग अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा, और इसमें धारा को अनेक मार्ग और प्रत्येक प्रतिरोध में उसके मान के अनुसार धारा, भिन्न धारा, मान के अनुसार अलग अलग रेजिस्टेंस में धारा भी अलग अलग बहेगी। सेकंड पॉइंट, विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध का भिन्न होता है, और यहां पर विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान, चाहे प्रत्येक प्रतिरोध भी पूछ सकता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस भी बोल सकता है, प्रत्येक युक्ति भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। थर्ड पॉइंट आता है कुल प्रतिरोध बढ़ता है वह धारा घटती है, और कुल प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होगा। ठीक है। यानी मैं आपको कह सकता हूं एक रेजिस्टेंस 20 ओम का है, दूसरा 50 ओम का है और तीसरा 100 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आपका 100 ओम से भी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुल
प्रतिरोध घटता है वह धारा बढ़ती है और कुल प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होगा। अब यहां लिख दूं मैं 10, 20 और 30 ओम। तो रेजिस्टेंस जो है वो 10 से भी क्या मिलेगा, छोटा आपको मिलेगा। ठीक है। और अगर अपने डिफरेंसेस में पढ़ने चाहिए तो और भी डिफरेंस आप पढ़ सकते हो, जैसे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक शाखा टूट जाए या एक रेजिस्टेंस जल जाए तो टोटल धारा जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि धारा को एक ही मार्ग है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक शाखा टूट जाए तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, बाकी सब में धारा उसी तरीके से बहेगी। या ऐसे कह सकते हैं कि तीन शाखाएं अगर पैरेलल में जुड़ी हुई है और एक शाखा टूट जाए तो बाकी दो शाखाओं में धारा तो बहेगी, लेकिन पहले की अपेक्षा धारा का मान कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही एक शाखा कम होगी रेजिस्टेंस का मान पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आई होप आपको ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो समझ आ गया होगा। आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में जो है अपने सीरीज पैरेलल के कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आप जो है वो नोडल और मैश एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, केसीएल और केवीएल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे अपने। कितना मिनट की क्लास होगी?